हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज में बेसिकली दो प्रकार के टिश्यूज पढ़े थे, जैसा कि हम लोगों को याद है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए। प्लांट्स में एक प्रकार का टिश्यू होता है जो कि सिर्फ ग्रोथ करवा रहा होता है, और एक प्रकार का टिश्यू होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट। अब यहाँ पे आंसर दो मुझे फटाफट। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू बनने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फटाफट से बताइए। हाँ, थोड़ा सा गला खरा, सॉरी फॉर दैट। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट टिश्यू बनने के प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? फटाफट से बताइए। डिफरेंशिएशन, राइट। दिस प्रोसीजर इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और इसके बाद में क्या होता है? डिफरेंशिएशन के बाद में ये जो सेल्स होते हैं इसमें अब जो सेल वॉल होगी तुम्हारी वो थिक हो जाएगी, और उसके बाद में न्यूक्लियस जो होगा वो इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। सेल्स अब कुछ ना कुछ पर्टिकुलर शेप और साइज ले लेंगे उनके काम के हिसाब से, जो भी उनको काम करना होगा। शेप और साइज उनके फंक्शन के हिसाब से होता है। ये सब हम लोगों को एकदम क्लियर है कि मेरिस्टेमेटिक के क्या फीचर्स होते हैं, परमानेंट के क्या फीचर्स होते हैं, राइट। अब मेरिस्टेमेटिक में यहाँ पे हमारे पास में MAIL, याद है ना, मेल से हम लोगों ने याद किया था यहाँ पे MAIL। तो ए से था हमारा अपाइकल जो कि हमारे श्याम और राम भैया आ गए थे। उसके बाद में आ गया था इंटर यानी कि इंटर नोड्स में जो मौजूद होता है, और उसके बाद में आ गया था लेटरल जो कि विड्थ बढ़ाता है यानी कि गर्थ बढ़ाता है और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक एक चीज हम लोगों को याद है। उसके बाद में हमारा परमानेंट टिश्यू के अंदर आ गया था, एक तो आ जाता है सिंपल यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के सेल्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स जहां पे एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं। अब सिंपल में अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो कौन सा एग्जाम सिंपल नहीं होता है? PSC का एग्जाम। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पे आ गए थे, राइट। अब यहाँ पे पैरेन्काइमा वाज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरेज, कोलेन्काइमा वाज रिस्पांसिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, और ये दोनों ही लाइव सेल्स थे। उसके बाद में स्क्लेरेन्काइमा, S फॉर स्क्लेरेन्काइमा, S फॉर सोमेम, S फॉर स्ट्रेंथ, S फॉर सपोर्ट। स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन मौजूद था, याद है, राइट। यहाँ पे सिंपल में सी में कोलेन्काइमा में हमारे पास में पेक्टिन का डिपोजिशन मौजूद था, और यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन मौजूद था। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में दो प्रकार आ जाते हैं, एक आ जाता है जाइलम और एक आ जाता है फ्लोएम, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, चीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए। जाइलम और फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन की हम लोगों ने बात की, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जाइलम यानी कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये बताइए कि ये ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है या यूनी डायरेक्शनल होता है, फटाफट से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। ये हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि सिर्फ जड़ों से लेकर ऊपर ही जाता है, जड़ों से ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर हम वहीं फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। डिपेंड करता है कि नीड कहाँ पे है। बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, अगर ऊपर वाली पत्ती से नीचे वाली पत्ती में जाना है तो वहां जाएगा, नीचे से ऊपर जाना है तो वहां जाएगा, तो बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद में हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या प्रकार पढ़े थे सेल्स के, उनको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जाइलम और फ्लोएम में सेल्स के प्रकार। जाइलम में हम लोगों ने ये देखा था कि भैया टीवी पे पानी मत गिरा देना, खासकर अभी जब हमारा इंडिया फाइनल्स में पहुंच गया है। आई होप सब लोगों ने देखा ही होगा कल का मैच, जिस प्रकार से सेमीफाइनल्स की जगह सेमीफाइनल्स हो गया था। एवरीवन नोज दैट। अब ऐसे में चलते हुए अगर मैं बोलूं तो प्लीज टीवी पे पानी तो मत गिराना। तो टीवी यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ट्रेकीड्स, और वी से आ जाएगा वेसल्स। उसके बाद में जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, राइट। ये सब लोगों को क्लियर है? चलो, इसके बाद में क्या होता है? फ्लोएम आ जाता है। फ्लोएम में आ जाता है सीव ट्यूब यानी कि छन्नी से यहाँ पे आटा छाना जाता है तभी खाना बनता है। और उसके बाद में सीव ट्यूब का साथ देने के लिए जीवन साथी यानी कि कंपेनियन सेल आ जाता है। उसके बाद में फ्लोएम पैरेन्काइमा आ जाता है और फ्लोएम फाइबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे इन सबका फंक्शनिंग भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता था, राइट। तो एक और चीज यहाँ पे आ जाती है कि जाइलम में मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। सिर्फ एकमात्र एकलौता हमारा जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग होता है, जो कि स्टोरेज का काम करता है। और फ्लोएम में अकेला फ्लोएम फाइबर्स ही होता है जो डेड होता है, जो कि सपोर्ट का काम करता है। ये सारी चीजें सब लोगों को याद है कि नहीं है? रिवाइज कर लिया है जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स वेरी नाइस हिमांशु, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, अब हम लोगों को ये देखना है कि जाइलम और फ्लोएम एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, इसको एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो, ओके, क्रिस्टल क्लियर, परफेक्टली फाइन, मूविंग ऑन फॉरवर्ड। कहाँ है भाई? चलो, यहाँ पे देखो। अब जब हम बात करते हैं बेटा जाइलम की, तब रूट्स की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, नए पेज पे बनाती हूँ मैं, यहाँ पे ये रही रूट्स। हम लोगों ने एक फिनोमिनन का नाम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उस फिनोमिनन के चलते जो पानी है वो रूट्स के अंदर जाता है। उस फिनोमिनन का नाम मुझे फटाफट से बता दो कि अगर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर रूट के अंदर जाना है तो वो किस फिनोमिनन के तहत जाती है, फटाफट से मुझे बताइए। यस, डेफिनेटली ही प्लेड वेल मेहुल, बट द बेस्ट हैड टू विन। ऑस्मोसिस, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑस्मोसिस के
थ्रू जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो रूट के अंदर जाती हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ये तो एक्चुअल में क्या होता है इस चीज को समझना है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। अब ये जो मिनरल्स होते हैं इनको प्लांट एनर्जी लगा के खींच लेता है अपने पास में। तो यहाँ पे ज्यादा मिनरल्स हो गए तो पानी तो है ही नहीं, तो अब वो क्या करेगा, अब वो पानी को भी खींचेगा कि पानी भैया तुम भी आ जाओ, मिनरल्स तो आ ही गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसीजर होता है। लेकिन एक चीज यार समझ में नहीं आई कि ऑस्मोसिस के थ्रू ये यहाँ से यहाँ जा तो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो 10-10 मीटर तक लंबे पेड़ होते हैं, उनमें पानी सिर्फ ऑस्मोसिस के चलते सबसे ऊपर वाली पत्ती में कैसे पहुंचेगा यार। सिर्फ यहाँ से ये जो है इसको तुम लोग बोलते हो रूट प्रेशर, ठीक है। जो रूट नहीं, नॉर्मल वाला रूट प्रेशर, ठीक है। तो ये रूट प्रेशर के चलते पानी को यहाँ से धक्का दिया जा रहा है, लेकिन वो 10 मीटर तक लंबे प्लांट में तो नहीं चढ़ सकता पानी। यानी कि यहाँ से धक्का तो दे रहे हैं, ऊपर से कोई खींचने वाला भी चाहिए जिसके तहत क्या हो सके, जिसके तहत पानी जो है वो ऊपर चढ़ सके। अब इसको ये किस तरह से हो रहा है इसको हमें समझना है। हमारी प्यारी सी पत्ती यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब पत्ती में हमें एक चीज पता है बहुत अच्छी तरह से कि यहाँ पे मौजूद होते हैं स्मॉल पोर्स, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्लास 6 से पढ़ते हुए आए हैं। इन स्टोमेटा से क्या होता है, पानी का लॉस होता है, पानी उड़ता है यहाँ से, राइट। अंजलि, ओह विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे अंजलि। मे ऑल ऑफ योर रिविजन कम इन दिस माइंड प्रॉपर्ली, आई होप दैट, ठीक है। चलो दैट्स वेरी नाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज दिमाग को यहाँ पे बोलना कि एज के साथ में यहाँ पे हमारा दिमाग भी ज्यादा काम करने लगे। ओके चलो, नाउ सिंस वी नो कि यहाँ पे पत्ती में स्टोमेटा के थ्रू पानी उड़ता है, राइट। अब पानी जो है वो खुली पत्ती से उड़ेगा, तो एक चीज मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जिस प्रकार से तुम लोग स्ट्रॉ से जूस को पीते हो, तो स्ट्रॉ से जब जूस पीते हो तब वहां पे क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर, या जूस जो है वो ऊपर खिंचता है। सिमिलर तरीके से अगर यहाँ से पानी ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली स्पेस बन जाएगी। अब इस खाली स्पेस को ये पानी को ऊपर की तरफ खींचता है और रूट प्रेशर नीचे से पानी को ऊपर की तरफ धक्का लगाता है, और ऐसे ही पानी आपका यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कर लेता है जाइलम के थ्रू, जहां पे मौजूद होते हैं ट्रैकीड्स, जहां पे मौजूद होते हैं वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? फटाफट से बताइए, जाइलम का फंक्शनिंग सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमारी दो प्रोसीजर्स चल रहे हैं, एक तो ट्रांसपिरेशन जो ऊपर से खींच रहा है, और एक है रूट प्रेशर जो नीचे से धक्का दे रहा है। ये दो प्रोसीजर्स होते हैं which are combinedly responsible for the movement of water and minerals through the plant. Okay, nice, all positive, all clear, perfectly. चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लोएम की, कि फ्लोएम में पानी किस तरह से जाता है हमारा, और किस तरह से पता चलता है कि कहाँ पानी को जाना है, ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने एक चीज को समझा था कि आरबीसी के साथ में सीव ट्यूब के सेल्स भी ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, इसीलिए उनका साथ देने के लिए उनके जीवन साथी यानी कि कंपेनियन सेल्स मौजूद होते हैं। अब इस चीज को समझो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये है हमारा फ्लोएम, ये वाला जो ट्यूब है ये हमारा फ्लोएम है, ये है हमारा सोर्स। यानी कि यहाँ पे बना है बहुत सारा खाना, यहाँ पे बना है बहुत सारा खाना, और यहाँ पे है खाने की कमी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सोर्स बोलेंगे जहाँ पे खाना है, और जहाँ पे खाने की कमी है उसको हम बोलेंगे सिंक, जहाँ पे अल्टीमेटली आकर हमारा खाना आना है। तो अब क्या होता है, हम सोर्स से खाने को कंपेनियन सेल में चढ़ाते हैं एनर्जी दे देकर, कि भैया एनर्जी देकर हम लोगों ने इसको कंपेनियन सेल में चढ़ा दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में कंपेनियन सेल से यही खाना हमारा सीव ट्यूब्स में चला जाएगा, छन्नी वाले सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब खाने की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तब यहाँ पे, अच्छा जाइलम पास में है तो जाइलम से पानी यहाँ पे मूव करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल, क्योंकि पानी क्या करता है बेटा, पानी मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, यानी कि यहाँ पे भी होगा हमारा क्या, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस यहाँ पे हुआ तो जाइलम से फ्लोएम में पानी चढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे खाना भी मौजूद है, यहाँ पे पानी भी मौजूद है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हाई प्रेशर से अब ये मूव करेगा नीचे की तरफ, जहां पे प्रेशर भैया थोड़ा कम हो, एकदम से यहाँ पे फटने की कगार पे आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा जहां पे प्रेशर कम होगा, और जैसे ही ये यहाँ पे नीचे मूव किया है वहां पे चीज आसान हो जाती है। नीचे मूव किया तो खाना जो है, खाना कंपेनियन सेल में चला जाएगा और पानी वापस जाइलम में आ जाएगा, और यही कंपेनियन सेल से सिंक में अब जहां पे जरूरत थी खाना पहुंच गया वहां। अब बताइए क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? इज दिस थिंग क्लियर कि यहाँ से हमने खाना चढ़ाया और ऑस्मोसिस की मदद से पानी भी वहां पे आया, प्रेशर बढ़ा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट हुआ, और जहां पे भी जरूरत थी वहां पे हम लोगों ने खाना उसको पहुंचा दिया। इज दैट क्लियर? फटाफट से बता दीजिए, नहीं तो मैं दोबारा इस चीज को रिवाइज करवा दूंगी। क्लियर है? पानी क्यों कंपेनियन सेल में नहीं जाएगा? पानी कंपेनियन सेल में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि पानी हमेशा वहां जाएगा जहां पे पानी की जरूरत है, राइट। दोबारा रिपीट करना है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वापस समझो, वापस समझो, वापस दोबारा, ठीक है। देखो अब इसको ना मैं ऐसा करती हूँ, खुद से डायग्राम बना के समझाती हूँ। यहाँ पे तुम्हारा मौजूद है फ्लोएम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लोएम। यहाँ पे मौजूद है जाइलम, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे समझो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि खाने को ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए?
ठीक है, उस सिचुएशन में हम लोगों ने ये देखा था कि खाना ऊपर बना था, चलो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि खाना हम नीचे बना लेते हैं। तो यहाँ पे बन गया भैया तुम्हारा फूड। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा फूड बन गया, तो इसको मैं बोलूंगी सोर्स। अब इस खाने को कैसे पता चलेगा इसको कहाँ जाना है, चलो देखते हैं। अब फूड के बगल में यहाँ पे मौजूद है तुम्हारे कंपेनियन सेल। तो प्लांट जो है वो एक्टिवली कंपेनियन सेल में तो खाना चढ़ा देता है कि भैया फूड तुम जाओ कंपेनियन सेल में, यही कंपेनियन सेल के बाद में तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हें जाना कहाँ है। तो यहाँ पे सीव ट्यूब्स मौजूद है जहाँ पे पूरा का पूरा खाना आ गया। अब खाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, खाना इंतजार कर रहा है कि अब क्या होगा। तो अब बगल में जो यहाँ पे जाइलम है, जाइलम से पानी बढ़िया से ऊपर की तरफ जा रहा है अपने, लेकिन जाइलम देखता है कि यार यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी दिख रही है, यहाँ पे तो खाना ही खाना भरा हुआ है, चलो थोड़ा सा पानी हम यहाँ पे भी चलते हैं। तो थोड़ा सा पानी आ गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर बढ़ने लग गया। अब प्रेशर बढ़ रहा है तो वो नीचे की तरफ भी देखेगा और वो ऊपर की तरफ भी देखेगा, ये देखेगा कि प्रेशर कहाँ पे कम है, और प्रेशर हमेशा वहां पे कम होगा जहाँ पे खाना होगा ही नहीं। उसने देखा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो खाना वाला कुछ भी नहीं है यार, चलो यहाँ पे चलते हैं। तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा खाना आ गया, यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा खाना आ गया। अब पानी बोलेगा भैया हमारा काम तो हो गया, हम चले वापस जाइलम के अंदर, क्योंकि फ्लोएम से ये जो खाना होगा इसको हम कंपेनियन सेल के अंदर उतार देंगे। यहाँ पे कंपेनियन सेल के अंदर खाना उतरा और यहीं से ये चला जाएगा सिंक के अंदर। इस प्रकार से फ्लोएम में मूवमेंट होता है। अभी ये चीज क्लियर है कि नहीं है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? कंपेनियन सेल, हाँ डिलीवरी बॉय है कंपेनियन सेल, मदद करता है क्योंकि सीव ट्यूब के पास में खुद का न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ओके मैम, ये जाइलम रूट्स में होता है? क्यों नहीं होगा भैया, रूट्स में तो हो गई, वहीं से तो पानी लेकर जाएगा ना वो। तो जाइलम का रूट्स में होना तो भट्टे जरूरी है ना। ओके नाइस। यहाँ पे बच्चा कंपेनियन सेल ही मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कंपेनियन सेल मौजूद है और यहाँ पे ये हमारा सीव ट्यूब है, यहाँ पे हमारा सीव ट्यूब है, यहाँ पे कंपेनियन सेल है। ठीक है, इस चीज को समझ के रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम प्लांट टिश्यूज को तीन प्रकार से और बांट सकते हैं। एक तो होता है डर्मल टिश्यू, एक होता है ग्राउंड टिश्यू और एक होता है वैस्कुलर टिश्यू। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। डर्मल का मतलब क्या होता है, कभी भी हमको कोई भी दिक्कत होती है, स्किन रिलेटेड कोई भी इशू होता है, तब हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं ना। तो डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि वो जो हमारी स्किन का ख्याल रख रहा है, यानी कि जो हमारे ऊपरी परत का ध्यान रख रहा है, ऊपरी सतह का ध्यान रख रहा है, उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो प्लांट में जो पूरा का पूरा ऊपर का सर्फेस है, जो थैली की तरह उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल डैमेज, फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल डैमेज, इंसेक्ट से बचा रहा है, दूसरे एनिमल से बचा रहा है, वो जो ऊपरी सतह है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मल टिश्यू बोलते हैं, यानी कि हम उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। हमारे शरीर में भी एपिडर्मिस होती है, यानी कि स्किन होती है। सिमिलर प्रकार से प्लांट्स में भी एपिडर्मिस यानी कि यहाँ पे स्किन मौजूद होती है। इसके साथ में हमारा एक ग्राउंड टिश्यू है। ग्राउंड टिश्यू यानी कि जो हमारे पूरे का पूरा प्लांट बना रहा है। ग्राउंड टिश्यू यानी कि कुछ नहीं है यार, पीसीआईसी है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यही तो हमारे प्लांट का बेसिक टिश्यू बना रहा है पूरा का पूरा, जो कि काम कर रहा है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, स्टोरेज प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। कौन कर रहा है? हमारा ग्राउंड टिश्यू। इसके बाद में आ जाता है हमारा वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब जहां पे वेसल्स हैं, और वेसल्स का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन तो हमें पता है कि या तो जाइलम कर रहा होता है या तो फ्लोएम कर रहा होता है। तो वैस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मिस, ये तीन प्रकार के टिश्यूज की तरह से हम लोग यहाँ पे और भी बांट सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू आता है, हमारे शरीर में जैसे वेस्कुलर टिश्यू होता है ना, जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करता है, या फिर लिम्फ को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करता है, सिमिलर तरीके से यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है वो मौजूद होता है। ये क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग अब एपिडर्मिस की बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अरे हाँ भाई, यहाँ से अगर डिफ्यूजन होना होगा गैसेस का, किसी भी चीज का, तो सिंगल लेयर ही तो चाहिए ना, है ना। मैं पानी वापस जाएगा तो जाइलम में कंसंट्रेशन कम और फ्लोएम में ज्यादा होगी, बट जाइलम में तो बहुत पानी। देवराज बच्चा, तब तक फ्लोएम से पानी, फ्लोएम से खाना जो है वो नीचे चढ़ चुका है कंपेनियन सेल में, तो एक्सक्यूज मी, तो पानी का वहां पे कोई काम नहीं रहता, पानी को वापस जाइलम में जाना पड़ता है। ठीक है, चलो। अब द एंटायर सर्फेस ऑफ द प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्ट करता है ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इसका कैसा है, प्रोटेक्टिव रोल है। तो इसीलिए ये कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि एपिडर्मिस ऐसे मौजूद है फिर ऐसे मौजूद है तो बीच में से कोई भी कीड़ा वगैरह कोई भी एंटर कर जाए। अरे नहीं भाई, प्रोटेक्शन का काम है तो कंटिन्यूअस लेयर तो होनी ही चाहिए विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, है ना। इसीलिए ये कैसे होते हैं बच्चा, कंटिन्यूअस लेयर होती है एपिडर्मिस की मौजूद। अब यहाँ पे कुछ स्मॉल पोर्स भी मौजूद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, हमें जब भी स्टोमेटा बनाने के लिए बोला जाता है तब हम कैसा डायग्राम बनाते हैं स्टोमेटा का, याद करो। 6th क्लास से हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते आ रहे हैं। कैसा डायग्राम बनाते हैं हम लोग? एक मिनट रुकेंगे। एक्सक्यूज मी, हम लोग हमेशा बनाते थे कुछ इस प्रकार का डायग्राम। एक सेकेंड है ना बच्चों। हाँ करेक्ट, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा डायग्राम बनाते थे।
कुछ ऐसा डायग्राम बनाते थे। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टोमेटा नहीं है, यहाँ पे ये जो पोर होता है ये होता है स्टोमेटा, और इसके आसपास ये जो सेल्स मौजूद हैं ये है हमारे गार्ड सेल्स, और ये ही क्या करते हैं, गार्ड का मतलब क्या है, जो गार्ड कर रहा है, राइट। गार्ड का मतलब है जो सपोर्ट कर रहा है, जो गार्ड कर रहा है कि स्टोमेटा को कब ओपन होना है और कब क्लोज होना है। तो ये चीज ये देख रहा होता है, यानी कि गार्ड सेल्स देख रहे होते हैं कि स्टोमेटा को कब ओपन और कब क्लोज होना होता है, ये काम होता है, ठीक है। तो स्टोमेटा और गार्ड सेल्स यहाँ पे मौजूद हो गए, जैसा कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज है, वो वाला स्टोमेटा कैसा है, ओपन है। तो यहाँ पे देखो, जब गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्वेलन होते हैं, यानी कि यहाँ पे जब पानी भरा हुआ होगा तब स्टोमेटा ओपन होता है, और जब पानी इनमें से निकल जाता है तब ये श्रंक हो जाते हैं, यानी कि ये बंद हो जाते हैं। जब भी ये बंद होते हैं तब यहाँ से गैसेस का पानी का ट्रांसफर जो है वो नहीं हो पाता, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ बिल्कुल, दीज आर लाइक गेट्स, दीज आर डेफिनेटली लाइक गेट्स जो कि मदद करते हैं। अब तुम लोगों ने एक और चीज देखी होगी बेटा कि यहाँ पे जो भी पत्ती होती है उसके ऊपर एक शाइनी सरफेस मौजूद होती है, एक शाइनी सरफेस, एक वैक्सी सरफेस मौजूद होती है, जो कि एक्चुअल में मदद करती है मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए, जो कि मदद करती है दूसरे इंसेक्ट से बचाने के लिए, जो कि मदद करती है कि पानी का लॉस पत्ती से ना हो पाए, और इसको हम लोग बोलते हैं द लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रीट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर सरफेस, जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। ये वैक्सी लेयर जो होती है उसको क्यूटिकल बोला जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। अब डेजर्ट्स में हम लोग इतने मोटे मोटे जो लीव्स हैं वो क्यों देखते हैं, इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है ये थिक होती है। तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे पत्तियों में क्या फर्क है, तो तुम बोलोगे कि यहाँ की एपिडर्मिस थिक होती है, जिससे कि पानी का जो लॉस है वो यहाँ से ना हो सके। पानी का लॉस हमें बचाना ही है डेजर्ट एरिया में, ठीक है। तो वाटर लॉस से बचने के लिए यहाँ पे एपिडर्मिस थिक होती है डेजर्ट वाले एरियाज में, जैसा कि हम लोग कैक्टस में देखते हैं बच्चों। तो ये हम लोगों को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, राइट। अब देखो, अब एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स के होते हैं उसमें ना बेटा अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार के रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। अब ये जो रूट हेयर होते हैं ना बेटा, यही इनको क्या मदद करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पे पानी का जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। रूट है, अगर कोई सरफेस ऐसी ऐसी होगी और कोई सरफेस प्लेन होगी तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए एपिडर्मिस में यहाँ पे इस प्रकार के रूट हेयर मौजूद होते हैं माइक्रोस्कोपिकली, ठीक है। इसलिए कैमल हम्प इज मेड अप ऑफ विच कनेक्टिव टिश्यू, तो कारण बेटा इट इज मेड अप ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वो एक फैट होता है, ठीक है, दैट इज फैट। अब क्या होता है कि जैसे जैसे प्लांट्स बूढ़े हो जाते हैं वैसे ही उनका जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये कैसा हो जाता है, ये डेड हो जाता है, जिसको हम कॉर्क या बार्क बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें सुबेरिन मौजूद होता है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे हम लोगों ने पेक्टिन और लिग्निन पढ़ा था, वैसे ही कॉर्क में, जैसे कि हम लोगों ने ओक प्लांट में देखा ना, ओक ट्री के बार्क से निकाला था सर रॉबर्ट हुक ने एक टुकड़ा, जिसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था, माइक्रोग्राफिया बुक में लिखा था, जब नए सेल की उन लोगों ने खोज की थी, उन्होंने डेड सेल की, तब सुबेरिन यहाँ पे मौजूद होता है कॉर्क के सेल्स में, जो कि डेड हो जाते हैं, ठीक है। दिस शुड बी क्लियर। Is that clear to every one of you? एपिडर्मिस थिक तो फिर सिंगल लेयर कैसे होगा, एपिडर्मिस थिक होगा बेटा उन सारे केसेस में जहां पे भी हम लोगों को वाटर लॉस से बचना है, वहां पे एपिडर्मिस के हम लोग मल्टीपल लेयर्स देख सकते हैं जहां पे हम लोगों को बचना है। अदरवाइज एपिडर्मिस का जो काम है वो गैसेस का एक्सचेंज करवाने का भी काम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वहां पे एक सिंगल लेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये तुम्हारा एक थोड़ा सा जो डाउट है ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। अब देख बच्चा, अब हम क्या करते हैं, आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा अभी तक फिलहाल के लिए उसको हम लोग, सुबेरिन बेटा क्या होता है, सुबेरिन होता है बेटा जैसे कि हमारा लिग्निन हो गया, जैसे कि हमारा पेक्टिन हो गया, उसी प्रकार से सुबेरिन मौजूद होता है, जो कि एक बायोमोलिक्यूल है। बेसिकली ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। क्यूटिकल सब प्लांट्स में होता है क्या, क्यूटिकल मोस्टली सारे प्लांट्स में होता है, देखने को हम लोगों को मिलता ही है, एक वो शाइनी लेयर मौजूद होती है। एक और चीज हमारी बच जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मेरिस्टेम्स को 3 पार्ट में बांटा जाता है, ये चीज हमारी बच गई है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सेल आता है किसी भी प्लांट के बॉडी में उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। मेरिस्टेम से भी पहले आने वाला, ठीक है। प्रोमेरिस्टेम में कैसा होता है, जैसे हमारे एम्ब्रियो में, जैसे ह्यूमंस में एम्ब्रियो में सबसे पहले जो सेल्स आते हैं ना उनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। सिमिलर तरीके से प्लांट्स में जो सबसे पहला सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं, और ये सबसे पहले आने वाला सबसे यंगेस्ट सेल होता है, और इसी से क्या बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम तुम्हारा बनता है, जो कि ग्रोथ करवाता है हमारे पूरे के पूरे प्लांट की। अब प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है, प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बना, प्रोमेरिस्टेम से बना, और प्राइमरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू बनाता है। ऑफ कोर्स बनाएगा, परमानेंट टिश्यू क्यों नहीं बनाएगा भैया, परमानेंट टिश्यू तो बनाएगा ही ना डिफरेंशिएशन की हेल्प से। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम से आता है और ये भी परमानेंट टिश्यू बनाता है। मैम ये क्या हो गया, समझ सा नहीं आया थोड़ा, तो समझो। प्रोमेरिस्टेम है तुम्हारे पास में, ठीक है, ये रहा तुम्हारा प्रोमेरिस्टेम, ओके। क्यूटिन इज द सेम एज क्यूटिकल, तो क्यूटिकल में क्यूटिन ही मौजूद होता है, सेम थिंग, नॉट सो डिफरेंट। अब प्रोमेरिस्टेम से तुम्हारा क्या बना, प्राइमरी मेरिस्टेम, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, तो हम लोगों ने बना दिया प्राइमरी मेरिस्टेम, ओके। अब इस प्राइमरी मेरिस्टेम से आगे जाके परमानेंट टिश्यू भी बन सकता है, जो कि डिफरेंशिएशन की प्रोसीजर से बनता है, या तो इससे जाके सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बन सकता है।
अब सेकेंडरी मेरिस्टेम भी है तो एक मेरिस्टेम ही ना यार, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम भी तो जाके बाद में परमानेंट टिश्यू ही बनाएगा, तो कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है। ठीक है, प्रो से प्राइमरी बनता है, प्राइमरी से परमानेंट भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है, लेकिन कैसा भी मेरिस्टेम हो वो बाद में जाके परमानेंट टिश्यू ही बनाएगा। ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। इज दैट क्लियर सारे बच्चों को? तो अब हम पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं हमारा प्लांट टिश्यू, क्योंकि प्लांट टिश्यू में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। यहीं से क्वेश्चंस आए थे। एक बार जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि जाइलम वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर और मिनरल्स के साथ में वो वाटर सोल्यूट भी बोल सकते हैं, मिनरल्स को हम लोग सोल्यूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है सब लोगों को? तो अब हम लोग यहाँ पे फटाफट से इस चीज को रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। प्लांट टिश्यूज में हम लोगों ने जो आज पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि यहाँ पे एक डर्मल टिश्यू होगा, डर्मल टिश्यू के बाद में ग्राउंड टिश्यू, और ग्राउंड टिश्यू के बाद में हमारा वैस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है। डर्मल यानी कि एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस हमारा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, सिंगल लेयर और कंटिन्यूअस ये होता है, सिंगल लेयर होता है, साथ ही में ये कंटिन्यूअस भी होता है। कंटिन्यूअस के बाद में यहाँ पे हम लोगों को एक क्यूटिकल भी देखने को मिलता है जो कि एक वैक्सी लेयर है, और एपिडर्मिस जब बूढ़ा हो जाता है इन ओल्डर प्लांट्स ये कन्वर्ट हो जाता है सुबेरिन जिसमें मौजूद होता है, किसमें, कॉर्क में मौजूद होता है, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एपिडर्मिस का ही एक और स्पेशल फीचर ये कि इसी में मौजूद होते हैं स्टोमेटा, जो कि मौजूद जिसके आसपास मौजूद होते हैं गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स जब स्वोलन होते हैं तब स्टोमेटा हमारा ओपन होता है, और जब ये श्रंकन होते हैं यानी कि जब इनसे पानी निकल जाता है तब ये बंद हो जाता है, क्लोज्ड। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ग्राउंड में हमारा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में वैस्कुलर आ जाता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। तो जाइलम और फ्लोएम में हम लोगों ने एक चीज समझी कि जाइलम में दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए। एक तो हमारा हो जाता है रूट प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस की वजह से होता है। ठीक है, और एक हमारा एक और कौन सा आ जाता है रूट प्रेशर के साथ में, ऊपर खींचने वाला ट्रांसपिरेशन पुल। फिर आ जाता है फ्लोएम, और फ्लोएम में हम लोगों ने समझ ही लिया सोर्स और सिंक। आज से क्लासेस सारी रेगुलर आएंगी बच्चा, सारी क्लासेस रेगुलर आएंगी। तो ये सब हम लोगों ने प्लांट टिश्यूज के अंदर पढ़ लिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि किसको अब इसमें क्या डाउट है। जो भी डाउट्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आप सेल चैप्टर से लेकर प्लांट टिश्यूज वाले चैप्टर तक जो भी आपको डाउट है, जैसे भी डाउट है पूछिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बिल्कुल करवाऊंगी मैम, क्वेश्चंस तो करवानी है, लेकिन अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो बताइए। बताइए। पोल की स्टार्टिंग 30 सेकेंड्स का पोल, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रो मेरिस्टेम का मतलब होता है बेटा जो मेरिस्टेम से भी पहले आने वाला, सबसे पहले आने वाला टिश्यू होता है जिससे आखिरकार मेरिस्टेम बनता है। ठीक है, ध्यान से सोचना इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए देखते हैं। पोल स्टॉप, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। शो द रिजल्ट्स। 59% बच्चों के क्यों आंसर सही है? मुझे तो लग रहा था यहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे सही आंसर्स देंगे। लीडर बोर्ड राहुल, रिया, विवेक, आर्मी ब्राट, सोहेल और मेहुल के आंसर्स यहाँ पे सबसे पहले सही आए हैं। आंसर जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा बेटा हमेशा लिविंग होता है, इस चीज को ध्यान रखना, नॉट डेड यानी कि लिविंग, और लिविंग हमेशा ये होता है और ये स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्क्लेरेन्काइमा हमेशा हमारा डेड होता है, एज फॉर स्क्लेरेन्काइमा एज फॉर सपोर्ट स्ट्रेंथ, और यहाँ पे मौजूद होता है लिग्निन का लेयर, और उसके बाद में फ्लोएम फाइबर्स, फाइबर हमेशा डेड होगा। और ट्रेकीट्स और वेसल्स, जाइलम में ट्रेकीट्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं, तो ये भी हमारा डेड ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following does
डज नॉट हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। 30 सेकंड्स का पोल है, स्टार्टिंग द पोल नाउ। एसेंट ऑफ सैप का मतलब होता है बेटा खाने का ऊपर चढ़ना प्लांट में। अपूर्वा बच्चा, एसेंट ऑफ सैप होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो कि फ्लोएम के थ्रू होता है। जवाब दीजिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन। सोच समझ के जवाब दो यार। चल देखते हैं। आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, और यहाँ पे सिर्फ 24% बच्चों के सही आंसर्स हैं, दीपिका, विवेक, रिया, विकी और वरुण। तो अब जिनको भी कंफ्यूजन है वो इस चीज को यहाँ पे देखो कि बेटा राइबोसोम के पास में तो कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती है और क्लोरोप्लास्ट के पास में 2 मेम्ब्रेन्स होती है यहाँ, यानी कि यहाँ पे बोथ ए एंड बी हमारा आंसर जाएगा कि नहीं, मेम्ब्रेन सिर्फ राइबोसोम के पास में नहीं होती और न्यूक्लियोइड के पास में नहीं होती है, और डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के पास में होती है, याद करो। ठीक है, तो इन दोनों के पास में ही सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, इसीलिए आंसर आएगा हमारा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नन ऑफ द अबव आंसर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बोथ ए एंड बी सही हो चुका है, राइट? इज दैट क्लियर? नन ऑफ द अबव का मतलब समझो, नन ऑफ द अबव का मतलब होता है कि ऊपर दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं है। ट्रिक था इसलिए कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को तुम लोग समझो। नन ऑफ द अबव का मतलब होता है जहां पे कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास में सही, लेकिन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही था, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज होकर डी मार्क करोगे। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज को, लैंग्वेज को समझना है। हमेशा जो एग्जामिनर होगा वो इजीली नहीं पूछेगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following has contractile proteins and a matrix? Skeletal tissue, B, bone, C, ligament, या D, none of the above। 30 सेकंड्स का टाइमर है, स्टार्टिंग द पोल। बताइए सही जवाब। फाइलोटैक्सी वाला क्वेश्चन था। हाँ बेटा, फाइलोटैक्सी टिश्यूज के अंदर होती है और मैट्रिक्स जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है, तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसके पास में ये दोनों चीजें मौजूद हो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा, नन ऑफ द अबव। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स किसके पास में होता है? मस्कुलर के पास में। मैट्रिक्स कनेक्टिव के पास में। दोनों किसके पास में होंगे? किसी के पास में नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? अभी क्या ये चीज अभी सब लोगों को क्लियर है बच्चा लोग? Which of the following permanent tissues is not dead? Apical meristematic tissue, B, lateral meristematic tissue, C, इसके बाद में हो जाएगा हमारा एक तो ये हो जाता है, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताइए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। तो राहुल, देवराज, उन्नत, मेहुल और विवेक, बहुत ही बढ़िया आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे हमारे परमानेंट टिश्यूज हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आजकल लीडर बोर्ड में कौन आया है। लीडर बोर्ड के अनुसार कंप्लीट हो गया है। आगे